नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। सेंट्रल पार्क से आज हम आपको देश और दुनिया की हर खबर बताने के लिए एक बार फिर से हाजिर हैं। तो आपको बताएंगे आपके शहर की बड़ी खबर कौन सी है, देश की आज कौन सी बड़ी खबरें हैं जिसमें पूरे दिन नजर रहेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। कल जन्माष्टमी थी और जन्माष्टमी के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने तूल पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत में रहना है तो जय श्री राम जय श्री कृष्ण कहना ही होगा। जी हाँ, मोहन यादव के इस बयान को लेकर के कांग्रेस पार्टी और साथ ही AIMIM बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। ये काम अपराधी करते हैं, मुख्यमंत्रियों को ये शोभा नहीं देता है। सावधान, जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। ये देश सबका है, आप अपनी जेब से नहीं खिला रहे हैं। जन्माष्टमी के मौके पर चंदेरी में दिया गया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान देखते ही देखते सियासी सुर्खियां बन गया। सीएम मोहन यादव के इन बयानों से न केवल मध्य प्रदेश का बल्कि देश का सियासी पारा हाई हो गया। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव सोमवार को मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के चंदेरी में श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने रहीम और अस्खान का जिक्र किया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि भारत में रहना होगा तो राम कृष्ण की जय कहना होगा। रहीम, रसखान, यहाँ की माटी में अपने आप को जोड़ करके चले तो आज सदियों से उनका हम स्मरण करते हैं। लेकिन सावधान, जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। मोहन यादव के इस बयान को मुद्दा बनाकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया। कांग्रेस से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक ने मोहन यादव से लेकर बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। ओवैसी तो कुछ ज्यादा ही भड़क गए और मर्यादा की सीमा को लांघते भी दिखे। ये काम अपराधी करते हैं, मुख्यमंत्रियों को ये शोभा नहीं देता है। मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेता है, न्याय और कानून में विश्वास रखता है। ये बीजेपी की सोच है। बीजेपी में होड़ लगी हुई है, कौन कितना ज्यादा नफरती बन सकता है, लेकिन नफरत का जवाब इस देश ने 2024 में दे दिया है। उनके बाप का तो नहीं खाते हम देश का है, देश हमारा है। अब वो ना किसी के घर से दे रहे हैं ना किसको कर रहे हैं। जो बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये देश सबका है, आप अपनी जेब से नहीं खिला रहे हैं और कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप। मोहन यादव पर हमलावर विपक्ष से इतर पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि अगर आप धार्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको मोहन यादव का बयान गलत लगेगा, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक भारत के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत की सांस्कृतिक और सभ्यता के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो ठीक कह रहे हैं। देखिए, राम और कृष्ण किसी एक धर्म के प्रतीक नहीं है, वो भारत की संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक हैं। वो भारत की आत्मा है। राम और कृष्ण के बिना भारत अधूरा है। इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बात कही है उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो आपको मुख्यमंत्री का बयान गलत लगेगा, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे, भारत के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखेंगे, भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ठीक कह रहे हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब सीएम मोहन सिंह यादव अपने बयान से चर्चा में हो। वो अक्सर सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर मुखर नजर आते हैं। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के धूम देखने को मिली। हर तरफ श्रद्धालु जो हैं भगवान कृष्ण की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए और हर कोई उत्साह और उमंग में डूबा हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उसके बाद तो बस एक ही गुंज सुनाई दे रही थी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये तो सिर्फ झांकी है। बांसुरी वाले का जन्मदिन तो पूरे देश में मनाया गया। देश के एक एक घर में नंद के घर की तरह ही आनंद का माहौल रहा।
हर एक बच्चा आज कृष्ण और राधा के वेश में नजर आया। ऐसा है नटखट गोकुल के राजा का जन्मोत्सव, जो हर सनातनी को खुशियों से भर देता है, क्योंकि यहीं से धर्म की स्थापना की शुरुआत होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जन्म स्थली यानी मथुरा की। देर रात घड़ी में जैसे ही 12 बजे मंदिर शंख ध्वनि से गूंज उठे, घंटे घड़ियाल बज उठे और हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ये जय घोष आकाश तक गूंज उठा। मथुरा के जन्मभूमि मंदिर में भगवान प्रकट हुए तो उनकी एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु अधीर हो उठे। मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर नंदलाल का 1008 कमल पुष्पों से अर्चन किया गया। 11:55 पर 5 मिनट के लिए पट बंद कर दिए गए थे। 12:05 पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को गर्भगृह से बाहर लाया गया। सोने से सजी चांदी की कामधेनु गाय के दूध से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया गया। इसके बाद भगवान को चांदी के कमल पर बैठाकर 5 क्विंटल पंचामृत से स्नान कराया गया। भगवान का ये दिव्य अभिषेक रात 12:40 तक चला। एक तरफ मथुरा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंदिर में पूजा करते नजर आए। इस दौरान वो पूरे भक्ति भाव में नजर आए। जन्माष्टमी के मौके पर एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव धर्म की नगरी उज्जैन में थे। इस दौरान उन्होंने उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां की दही हांडी के कहने की क्या ही बात है। माया नगरी का ये त्योहार देखने के लिए पूरी दुनिया से सैलानी मुंबई आते हैं। ये सब गोपाला के रंग में रंग जाते हैं। बारिश की ये तस्वीरें दिल्ली एनसीआर की हैं। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो घनघोर बारिश हो रही थी। यमुना अपने उफान पर थी। इस बार जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की फुल्की फुहार भी पड़ी, जिससे माहौल और कृष्णमयी हो गया। इस्कॉन मंदिर के साथ ही राजधानी के हर मंदिर में बिहारी लाल का जन्मोत्सव मनाया गया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, जहां अजय माकन की अध्यक्षता में बैठक होगी। हरियाणा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो उम्मीदवारों के नाम तय किए जा सकते हैं। ये बैठक कल होनी थी दरअसल, लेकिन कल ये बैठक टल गई और आज हो रही है। और बैठक के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति के पास जाएगी, जो कि उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी करेगी। तो ये बड़ी खबर, दिल्ली में आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। बैठक अजय माकन की अध्यक्षता में होने वाली है। हरियाणा चुनाव को लेकर के उम्मीदवारों पर पहले चर्चा होगी, उसके बाद नए नाम तय किए जाएंगे। कल ये बैठक होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश ये टल गई। लेकिन आज इस बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। बैठक के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति के पास जाएगी, जो कि उम्मीदवारों की एक फाइनल लिस्ट बना करके जारी करेगी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मौसम की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हर तरफ इतनी बारिश हो रही है कि कई जिले इसकी चपेट में आ चुके हैं। गुजरात के 7 जिलों में बारिश को लेकर के रेड अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश की वजह से स्कूल कॉलेजेस भी बंद हैं। मछुआरों को भी समंदर से दूर रहने की नसीहत दी गई है। 22 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश आफत बनकर बरस रही है। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें जरा आप देखिए, कितनी जबरदस्त यहाँ पर बारिश हो रही है। राज्य में भारी बारिश को देखते हुए कई जिलों के स्कूल बंद कर दिए गए। 4 प्रदेश, 4 तस्वीरें और चारों जगह बेलगाम बारिश। ऐसा लग रहा है जैसे जल प्रलय आने वाला है। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश की है, जहां भयानक बारिश हो रही है। वहीं दूसरी तस्वीर राजस्थान की है, जहां बारिश हर रोज एक नया रिकॉर्ड बना रही है। तीसरी तस्वीर गुजरात की है, जहां मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जबकि चौथी तस्वीर महाराष्ट्र की है,
वहां भी बेतहाशा बारिश की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। यूं तो इन दिनों देश के ज्यादातर राज्यों में बारिश का दौर जारी है, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। इसमें से भी सबसे बुरा हाल गुजरात का है, जहां बारिश आफत बनकर बरस रही है। राज्य में भारी बारिश को देखते हुए आज स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग की ओर से आज गुजरात के 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 22 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। साथ ही मछुआरों को भी समंदर से दूर रहने की नसीहत दी गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है ताकि वक्त रहते किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। तो गुजरात के हालात आपने देखे, कैसे बाढ़ और बारिश की मार कई जिले झेलने को मजबूर है, लेकिन इस बीच स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कुछ ऐसी तस्वीर आई है जो बहुत हैरान करने वाली है। जी हाँ, और वहाँ पर वलसाड़ जिले की अगर बात करें तो नदी नाले सब कुछ उफान पर है। मौजूदा हालात वलसाड़ में क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। दो जिला, दो तस्वीरें, लेकिन माहौल एक जैसा। लगातार बारिश हो रही है और जगह जगह बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। ये तस्वीरें गुजरात की हैं, जहां बेतहाशा बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नजारे का क्या ही कहना। बाढ़ है, नदियों में उफान है, डैम फुल है, हर जगह पानी ही पानी है। इन सब के बीच स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अपनी छटा बिखेर रही है। देखिए कैसे भीगे भीगे इस मौसम में लौह पुरुष का ये स्टैच्यू देश की आन बान और शान का मिसाल पेश कर रहा है। भारी बारिश के बीच यहाँ भी सैलानियों का तांता लगा हुआ है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से सरदार सरोवर डैम की खूबसूरती और भी गजब ढा रही है। डैम से पानी ऐसा गिर रहा है जैसे वो डैम न होकर कोई वाटरफॉल हो। अब इन तस्वीरों को देखिए। यह है वलसाड, जहां हो रही लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। औरंगा नदी पानी से फुल है। आलम यह है कि कई इलाकों में नदी का पानी घुस चुका है। आप देख सकते हैं कि पानी में डूबे नजर आ रहे ये लोग औरंगा नदी के किनारे हैं, जहां अब हर तरफ पानी ही पानी है। और बारिश की वजह से छाई हरियाली की वजह से सफेद और ग्रीन का अजब कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। बाढ़ का पानी नदी के पुल को पार करने को उतावला दिख रहा है। कुल मिलाकर स्थिति बेहद डरावनी है और यही वजह है कि प्रशासन अलर्ट मोड पर है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। और अब बात करते हैं गुजरात के छोटा उदयपुर की, जहां पर नदी नाले सब कुछ उफान पर हैं और साथ ही पुल भी इसके चपेट में आ चुका है। पानी का प्रवाह दरअसल इतना तेज था कि पुलिस के सामने टिक नहीं सका। देखिए तस्वीर इस रिपोर्ट के जरिए आप। लगातार बारिश हो रही है, पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। पानी अपनी ताकत दिखा रहा है और पानी के जोर के आगे ये पुल देखिए कैसे पस्त पड़ गया है। ये तस्वीरें गुजरात के छोटा उदयपुर जिले की हैं, जहां भारज नदी उफान पर है। इसके रौद्रूप के आगे सब कुछ छोटा पड़ता जा रहा है। देखिए भारज नदी पर बना ये पुल पानी की धार के सामने टिक नहीं सका। देखिए क्या हाल हुआ इस पुल का, जो पानी के साथ बह गया। अब हाल ऐसा है कि पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जिसकी वजह से आवाजाही ठप हो गई है। इसके अलावा अब इस तस्वीर को देखिए, यहाँ भी पुल पानी की मार नहीं सह पाया। ऐसा लग रहा है जैसे ये बीच से ही धंस गया हो। यही वजह है कि इस पुल को फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। हालात ऐसे हैं कि कलेक्टर ने स्थानीय लोगों को नदी से दूर रहने की नसीहत दी है। डांग में भी हालात इसी तरीके के बने हुए हैं। नदी नाले उफान पर हैं और निचले इलाके जलमग्न। जी हाँ, बारिश इतनी हो रही है कि सड़कों पर कहीं पर भी सड़क नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस शोर को सुनिए जो डरा रहा है। पानी गरज रहा है जैसे धमका रहा है। पानी की इस धार को देखिए जो अपने रास्ते में आने वाले सभी चीजों को बहा रहा है। ये धारा इतनी तेज है कि मानो सब कुछ बहा देना चाहती है। ये तस्वीरें गुजरात के डांग जिले की है, जहां लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। अंबिका, पूर्णा, गिरा और खापरी नदी उफान पर है और उसका असर ये है कि जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। देखिए इस सड़क को जिस पर अब पानी का राज है। यहाँ से अब इंसानों के बजाय जल प्रवाह है। लगातार बारिश के कारण सापुतारा घाट रोड पर पानी भर गया है।
बारिश का आलम यह है कि जिले के कई जगहों पर वाटरफॉल जैसा नजारा है। पानी को जिस तरफ से भी जगह मिल रही है वो वहीं से बहने को आतुर है। यहाँ के नाले, गड्ढे और झरने भी उफान पर हैं। दोनों किनारों पर बहते नजर आ रहे हैं। ऊपरी इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। बारिश के कारण बिगड़े हालात को देखते हुए डांग जिले में आज स्कूल कॉलेजों को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। कुल मिलाकर स्थिति बेहद नाजुक है और फिलहाल बारिश से निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। और अब बात करते हैं, बारिश का मौसम जब भी होता है तो हम देखते हैं कि नदी के आसपास जाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से सामने आया, जहां पर रविवार से एक युवक की तलाश की जा रही है। और मंदसौर में भी ऐसा ही हुआ। पानी में नहाने के लिए जब एक शख्स उतरा तो उसकी जान आफत में पड़ गई, जिसके बाद उसे मदद की गुहार लगानी पड़ी। देखिए पूरा अपडेट। दो जगह दो तस्वीर, लेकिन घटना एक जैसी। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की है, जबकि दूसरी तस्वीर एमपी के मंदसौर की है। दोनों जगह पानी में नहाना जानलेवा बन गया। सबसे पहले बात बुरहानपुर की। ये तस्वीरें कालाडोब डैम की हैं, जहां पिकनिक मनाने गए एक युवक की तलाश चल रही है। दरअसल इस इलाके में दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया एक युवक लापता है। बताया जा रहा है कि वो पानी में नहाने गया था, लेकिन डैम के गहरे पानी में डूब गया। अब उसकी तलाश में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। इस तलाशी अभियान को सफल बनाने के लिए गोताखोरों को भी बुलाया गया है, लेकिन अब तक युवक का पता नहीं लग सका है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के मंदसौर की है, जहां बारिश का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर हैं और इस सब के बीच तालाब के पानी में नहाने के दौरान मौज मस्ती कर रहे युवकों की एक तस्वीर सामने आई है, जब अचानक पानी के भंवर के बीच एक युवक फंस गया और देखते ही देखते वो मदद की गुहार लगाने लगा। उसकी हालत देख दूसरे युवक पल भर के लिए ठिठक जाते हैं, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर भंवर के बीच फंसे युवक को पानी से बाहर निकालने की मशक्कत शुरू करते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। यह तस्वीर जिले के सतामऊ नगर की है, जहां नहाने को लेकर जिला प्रशासन ने आमजन को साफ चेतावनी दी है कि वो फिलहाल पानी से दूर ही रहें। के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की, जिन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य का फैसला अब ले लिया है, वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। और सवाल यह है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने और उससे पहले चंपई सोरेन का बीजेपी में शामिल होना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद रह सकता है और इंडिया अलायंस के लिए कितना नुकसानदेह। जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। रविवार को कोलकाता, सोमवार को दिल्ली में मुलाकात और फिर बीजेपी के साथ बन गई कुल्हान टाइगर चंपई सोरेन की बात। जी हां, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने तारीख का भी खुलासा किया है, जिस दिन चंपई बीजेपी की सदस्यता लेंगे, और वो तारीख है 30 अगस्त, जब चंपई सोरेन रांची में आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी में अपना सियासी भविष्य संवारने जा रहे चंपई सोरेन ने सोमवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उनके साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद चंपई के बीजेपी में आने का ऐलान हुआ। चंपई सोरेन जेएमएम के साथ सियासी सफर समाप्त कर बीजेपी के साथ नई पारी का आगाज कर रहे हैं, लेकिन इससे झारखंड चुनाव में बीजेपी को कितना सियासी फायदा मिल सकता है, ये भी जान लेते हैं। झारखंड की राजनीति में चंपई सोरेन कितने असरदार हैं, ये भी जान लेते हैं। चंपई के बीजेपी में जाने से सबसे पहला असर तो आदिवासी वोट बैंक पर ही देखने को मिलेगा। झारखंड में एससी के लिए रिजर्व 28 सीटों पर आदिवासी वोट 26% के आसपास है। चंपई सोरेन की पकड़ जमशेदपुर और कुल्हान क्षेत्र में ज्यादा है। कुल्हान प्रमंडल में 14 विधानसभा सीटें हैं, वहां पर बीजेपी का हाल बेहाल है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहां से सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब रही थी, जबकि जेएमएम को 11 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी की उस हार की एक बड़ी वजह तब आदिवासी नेता चंपई सोरेन थे। उनकी मजबूत पकड़ ने ही उस इलाके में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था, लेकिन चंपई ही बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तो इसका असर जमीन पर देखने को मिल सकता है। सब लोग आ जाएं, चंपई दा अगर एनडीए फोल्डर में आते हैं तो अच्छी बात है। बीजेपी के लिए इस समय चंपई सोरेन की जरूरत इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि एक तो मकसद जेएमएम में तोड़फोड़ कर चुनाव से पहले उसे कमजोर कर देने का है, दूसरा फ्लॉप हो रही पार्टी के आदिवासी चेहरों को रिप्लेस करना है। लोकसभा चुनाव बीजेपी के 2 सबसे बड़े आदिवासी चेहरे समीर उरांव और अर्जुन मुंडा को करारी हार का सामना करना पड़ा था।
वैसे बाबूलाल मरांडी की बीजेपी में वापसी जरूर हुई है, लेकिन इसका भी असर दिखना बाकी है। अब बात कोलकाता की, जहां लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में छात्रों ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज छात्रों ने नबन्ना यानी कि सचिवालय तक बड़े विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है। और कोलकाता पुलिस ने इस मार्च को अवैध करार दिया। ऐसा क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की मिस्ट्री अभी तक अनसुलझी है, लेकिन इस मामले में पश्चिम बंगाल का सियासी पारा लगातार चढ़ता ही जा रहा है। डॉक्टर से दरिंदगी के खिलाफ पश्चिम बंगाल छात्रों समाज ने मंगलवार को एक बड़े विरोध का आह्वान किया है, तो मार्च से पहले ही टीएमसी और बीजेपी में ठन गई है। छात्रों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर नबन्ना अभियान रैली यानी सचिवालय तक मार्च का आह्वान किया है। हजारों छात्र और कार्यकर्ता कॉलेज स्क्वायर से राज्य सचिवालय तक मार्च करेंगे। ये मार्च पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, लेकिन कोलकाता पुलिस ने नबन्ना अभियान को अवैध करार दिया। कोलकाता पुलिस का कहना है कि इस प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है। इतना ही नहीं, बंगाल पुलिस और टीएमसी ने मार्च के दौरान हिंसा और अराजकता की आशंका भी जता दी। The intimation and the details have come at very late stage, at the very last moment. And already another program is being organized without permission, and there are inputs that there will be serious breach of peace. And Nobanno is a high security zone. So taking all these factors into consideration, we have rejected their prayer as well. तृणमूल कांग्रेस तो इससे भी 2 कदम आगे बढ़ गई है। टीएमसी ने जहां सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को राजनीति से प्रेरित बताया, तो वहीं टीएमसी के सीनियर नेता कुणाल घोष ने तो यहां तक कह दिया कि राम वाम अराजकता फैलाने के लिए एक साथ हो गए हैं। भाजपा, कांग्रेस, सीपीएम सब तो एक ही है। अब देखिए, भाजपा वो नबान्न विजन कर रहा है, कांग्रेस सपोर्ट कर रहा है, सीपीएम वालों मुंह में जो भी चाहे बोले, लेकिन उसका जो सब ये प्रोटेस्ट, वो जो मंच प्लेटफॉर्म्स है, वो लोग सब जाने का बात कर रहा है। तो तृणमूल का खिलाफ, बंगाल का खिलाफ ये एनआरकी क्रिएट करने के लिए ये तो सब राम बाम सब एक हो रहा है। टीएमसी के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि नबन्ना रैली बीजेपी का आंदोलन नहीं, पार्टी सिर्फ समर्थन कर रही है। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने कोलकाता पुलिस और ममता सरकार को घेरते हुए कहा, भारत पाकिस्तान। अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें कम